जनरल मीटिंग ले क्या? जनरल मीटिंग तो हो गया है, लेता हूँ बुक्स और अकाउंट्स संडे को किया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास। अगर जनरल मीटिंग तेरा हो गया है ना तो तू देख ले, अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे हो गया था, भूल गया, देख लेते हैं। देख लेते। जल्दी बैठो बेटा, फटाफट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका कौन से सेक्शन हो गए थे बेटा? 129 कंप्लीट हो गया था। हो गया था 130, 131 एंड देन 140, यानी कि 1 2 3 4 5 4 पेज पूरा कंप्लीट छोड़ गया, 4 पेज आगे पीछे, यानी 8 साइड छोड़ना। सर आपने 129 पनिशमेंट लिखवाई तो पनिशमेंट जानबूझ के नहीं लिखा बेटा, कितना पनिशमेंट याद करेगा तू? चलो बेटा शुरू करें। एवरीवन ऑल सेट? पक्का 100%? ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा फाइनली आपके साथ, और आपके जितने भी सीएमए वाले बच्चे हैं, सीएमए वाले दोस्त, कितने बच्चे सीएमए वाले हैं? तो बेटा आप लोग मैसेज कर देना कि सीएमए वाले जो बच्चे जनरल मीटिंग करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आपको जो मैंने मना किया था अब वो बैच कंटिन्यू होगा, क्योंकि बेटा आप सिर्फ और सिर्फ 148 तक का पोर्शन में आपको कराऊंगा। न्यू बैच अनाउंस हो चुका है, आप ही एक बार मैसेज कन्वे कर देना अगर मैं भूल भी गया तो। चलिए शुरू करते हैं बेटा फाइनली ऊपर वाले का नाम लेके। फेस्टिवल सीजन आपका हो चुका है, क्या बोलो बेटा? ऑफ। और ये फेस्टिवल में आप अगर ध्यान से देखोगे तो 25 से लेकर और बेटा आज 10 तारीख तक है आपका मामला पूरा ऐसे ही था, जहां पर आप कभी आ रहे थे तो दिवाली मना रहे थे, कभी आ रहे थे तो कुछ और, कभी कुछ और, कभी तमाशा, कुछ फालतू चीजें। फाइनली बेटा ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं और आपका पूरा एफर्ट आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस पे? एजुकेशन पे। तो इन सब चीजों को बेटा हटाइए, क्योंकि याद रखिएगा इंजॉयमेंट आपके एजुकेशन से रिलेट करता है। आपके जीवन में अगर एजुकेशन है तो इंजॉयमेंट भी है, अगर आपके जीवन में एजुकेशन नहीं है तो इंजॉयमेंट भी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप कितना अच्छा इंजॉय करोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो। अगर आप सक्सेसफुल हो तो इंजॉयमेंट आपको मायने रखेगी, नहीं तो पटाखा छोड़ोगे पीछे से चाटा कोई मार देगा कि कहीं और छोड़ दो। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? इसीलिए इंजॉयमेंट अगर करना है तो सक्सेस होइए, दिस इज अ श्योर शॉर्ट फॉर्मूला। और सक्सेस होने के लिए आपके पास अभी क्या रास्ता है? एक ही, आप पढ़िए, एजुकेशन लीजिए। तो आपकी पूरी ताकत और फोकस बेटा सिर्फ एजुकेशन पे होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं बेटा। सारे बच्चे चैप्टर का नाम लिखेंगे। कंपनी लॉ का बहुत प्यारा चैप्टर मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है बेटा कंपनी जनरल मीटिंग्स। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग रहेगा बेटा कंपनी जनरल मीटिंग्स। फटाफट चैप्टर का नाम लिखो बेटा सारे बच्चे, कंपनी जनरल मीटिंग्स। और सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन। बेटा कंपनी लॉ का जब भी कोई चैप्टर शुरू किया जाता है आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए और उसके बाद ही चैप्टर की शुरुआत करिए। सबसे पहला सवाल, जो आप हमें चैप्टर करा रहे हो सर, उस चैप्टर में सेक्शन कौन सा है? जो मैं आपको कंपनी जनरल मीटिंग का चैप्टर करा रहा हूं इसमें सेक्शन कहां से लेकर कहां तक यूज होगा? दूसरी बात, सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चैप्टर को लेकर कोई रूल भी बनाया है? और तीसरी बात, सर इस पूरे चैप्टर में हमें फॉर्म नंबर कौन सा पढ़ना है? याद रखिएगा बेटा, बिना इन 3 बातों को जाने हुए अगर आप कंपनी लॉ का कोई भी चैप्टर चालू करोगे तो फिर उस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले कंपनी लॉ के चैप्टर को शुरू करने में आपको पता करना होता है कि सेक्शन कहां से लेकर कहां तक का कवर है, दूसरा रूल क्या है, और तीसरा इस चैप्टर में फॉर्म नंबर का नाम क्या है। जहां तक सेक्शन का सवाल बेटा, आप सारे बच्चे जानते हैं कंपनी लॉ में टोटल कितने सेक्शन है? 470, जिसके सेक्शन नंबर 96 से लेकर सेक्शन नंबर 122 तक। कहां से लेकर कहां तक बोलो बेटा? सेक्शन नंबर 96 से लेकर सेक्शन नंबर 122 बेसिकली बात करता है जनरल मीटिंग को लेकर। किसको लेकर बोलो बेटा? जनरल मीटिंग। दूसरी बात, इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल भी बनाया है बेटा, रूल। सर रूल और सेक्शन में फर्क है? हाँ बेटा फर्क है। सेक्शन पार्लियामेंट बनाती है, कौन बनाती है? पार्लियामेंट। और रूल बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, कौन बनाता है? और जब आप पार्लियामेंट का सेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल जब दोनों को आप ऐड कर दोगे ना, ऐड कर दोगे
तो बेसिकली वो बन जाता है बेटा कॉर्पोरेट लॉ। क्या बन जाता है? तो याद रखना, लॉ, एक्ट, सेक्शन, रूल्स, इन सब चीजों में फर्क होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सेक्शन और रूल्स लॉ का बेटा एक पार्ट होता है। आप इन जब दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड, तब उसे कहा जाता है, क्या बोलो बेटा? लॉ। क्या कहा जाता है? बोलिए, लॉ। तो इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया बेटा, जिसका नाम है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल। कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। और इस पूरे चैप्टर में जो आपको फॉर्म नंबर पढ़ना है ना बेटा, उस फॉर्म नंबर का नाम रहेगा एमजीटी। कंपनीज एक्ट 2013 में ये एक बहुत अच्छी बात की गई है कि चैप्टर के नाम पे फॉर्म का नाम रख दिया गया। इसका रूल है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा मैनेजमेंट से एमजीटी को चुरा के फॉर्म नंबर का नाम रख दिया गया। कंपनी लॉ में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इनकॉर्पोरेशन, तो वहां पर आपने देखा होगा फॉर्म नंबर होता है आईएनसी, दैट इज इनकॉर्पोरेशन से आईएनसी को ले लिया गया। तो ये कंपनी लॉ की खूबसूरती है कि चैप्टर के नाम पे बेटा फॉर्म नंबर का नाम रख दिया गया। तो आ जाइए और सारे बच्चे सुनेंगे मेरी तरफ। मैं आपको कौन सा चैप्टर करा रहा हूं? कंपनी जनरल मीटिंग। सेक्शन क्या है बोलो बेटा? 96 से लेकर 120। क्या इसको लेकर रूल भी बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ जी। क्या नाम है? कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। क्या इस चैप्टर में फॉर्म नंबर भी पढ़ना है? यस। फॉर्म नंबर का नाम क्या है? एमजीटी। सर इस चैप्टर का एग्जामिनेशन वेटेज क्या है, एक बार आप ये बता दो, मजा आ जाए। ये ले बेटा, इस चैप्टर का एग्जामिनेशन वेटेज है मिनिमम, मजा आ जाएगा सुन के, 10 नंबर, मिनिमम 10, और मैक्सिमम तो बेटा एक बार 18 नंबर का भी क्वेश्चन आया था, लेकिन अब 18 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, 15 नंबर का बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। जनरल मीटिंग इंटरमीडिएट लेवल का सबसे प्यारा और स्कोरिंग चैप्टर है। अच्छा, इसको बच्चा बेटा टेक्निकल भी मानता है, मेरा मानना है टेक्निकल है ही नहीं, काफी इंजॉयबल चैप्टर है ये, काफी इंजॉयबल। डन करें? बोलोगे इसको? शुड आई मूव फर्दर? आइए बेटा शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। डालिए सारे बच्चे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। डन एवरीवन? कॉपी पेन को बंद करो और सिर्फ मेरी बात सुनो। जब बात लिखवाने की आएगी मैं खुद ही लिखवा दूंगा। 5 से 7 मिनट सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, बाद में जो लिखवाना होगा मैं आपको लिखवा दूंगा। मेरी तरफ देखिए, एक लाइन में अगर बोलूं बेटा तो जनरल मीटिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है डिसीजन लेने के लिए, तो उसको बेटा कंपनी लॉ की भाषा में जनरल मीटिंग कहा जाता है। ध्यान से सुनना, जब कोई कंपनी अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है कंपनी के डिसीजन को लेने के लिए, तो उसको जनरल मीटिंग कहा जाता है। जब कोई कंपनी बेटा अपने डायरेक्टर की मीटिंग बुलाती है डिसीजन लेने के लिए, उसको बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। और जब कंपनी अदर लोगों की मीटिंग बुलाती है डिसीजन को लेने के लिए, तो उसको क्लास मीटिंग कहा जाता है। आप बोलोगे सर पूरी कंपनी से 2013 में सिर्फ 3 मीटिंग होती है? हाँ बेटा, सिर्फ 3 मीटिंग होती है, या तो बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर की, नहीं तो जनरल मीटिंग, बेटा मैं लिखवाऊंगा ये बात, नहीं तो जनरल मीटिंग मेंबर की, और नहीं तो बेटा क्लास मीटिंग अदर लोगों की। आप बोलोगे सर अदर लोग में कौन कौन हो सकते हैं? डिवेंचर होल्डर हो सकता है सर, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कंपनी के डेटर्स हो सकते हैं, कंपनी का सप्लायर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, एक्सेट्रा। सर ये सारी मीटिंग जो होती है ना, इस मीटिंग में कुछ रूल्स होते हैं, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, चाहे जनरल मीटिंग हो, चाहे क्लास मीटिंग हो। इस मीटिंग का रूल होता है, चेयरमैन कौन होगा, कितने लोग आके मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग का काउंटिंग कैसे होगा, मैं ओरिजिनल मेंबर हूं, अगर मैं नहीं जा पाया मीटिंग प्लेस पर तो मेरे बदले में कौन बंदा जाएगा। ये जितने भी रूल्स हैं ना बेटा, ये सारे रूल्स को एक चैप्टर में कंक्लूड कर दिया गया, जिस चैप्टर का नाम जनरल मीटिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ मेंबर से रिलेटेड मीटिंग के बारे में डिटेल पढ़ना है कि मेंबर मीटिंग कैसे बुलाएगा, कौन बुलाएगा, चेयरमैन कौन होगा, वोटिंग कैसे होगी, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, सर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा, जिसको तुम लोग मिनट बुक कहते हो। क्या कहते हो बोलो बेटा? प्लस मेंबर की मीटिंग अगर होती है तो मीटिंग कितने तरीके की होती है, एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, ये सारी तमाम बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सर ये मीटिंग हो ही क्यों रही है? सर अगर मीटिंग ना हो तो इससे क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? हाँ बेटा, इससे फर्क पड़ जाएगा।
कंपनी मीटिंग बुलाती है डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए। काहे के लिए बोलो बेटा? आप कंपनी को गोली मारो ना, तुम अपने देश को देखो। हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए वोट किया जाता है। अरे चाइना सिस्टम ही तो हम रख सकते थे, वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। सी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेगा तब तक वही बेटा राष्ट्रपति रहेगा। रसिया पुतिन जब तक जिंदा रहेगा वही राष्ट्रपति बन के रहेगा। इसको वन मैन पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट अ हिपोक्रेटिक। हम लोग हिपोक्रेसी में नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी में है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि मेजोरिटी रूल प्रिवेल करेगा। क्या बोलो बेटा? मेजोरिटी रूल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास का मॉनिटर कौन होगा, मैंने बोल दिया मिस्टर राम, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, यह हिपोक्रेसी हो गया जहां पर एक पार्टी का डिसीजन सुना जा रहा है। लेकिन मैंने बोला मॉनिटर कौन होगा और इसके लिए मैंने वोटिंग करवाना चालू कर दिया और 10 में से 6 बच्चों ने बोला मिस्टर राम, तो मैंने मिस्टर राम को अपॉइंट किया। नाउ दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेजोरिटी जो बातें बोलेंगी उसी की बात की जाएंगी। जैसे बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? जिसको मेजोरिटी सीट मिलेगी वो पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। जैसे हमारे देश में भी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिली है। तो जब देश डेमोक्रेटिक है तो क्या उसकी कंपनी हिपोक्रेटिक हो सकती है क्या? ना। जब देश डेमोक्रेटिक है तो देश की कंपनी को भी क्या रहना जरूरी है? डेमोक्रेटिक। अब नाउ डेमोक्रेटिक के लिए बेटा मेजोरिटी रूल प्रिवेल करेगा। अब मेजोरिटी रूल प्रिवेल होगा या नहीं हुआ ये डिसाइड करने के लिए आपको वोट करवानी पड़ेगी। बोलो हाँ है ना? और वोट करके बेटा डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? बस यही ओरिजिन है बेटा किसकी? बोलो एक बार उसे, मीटिंग की। क्योंकि वोट तो तब होगा ना जब मीटिंग होगी। बोलो बेटा वोट तब होगा जब मीटिंग। नाउ अब अगर वो वोट डायरेक्टर का तुम कर रहे हो तो बोर्ड मीटिंग, मेंबर का कर रहे हो तो जनरल मीटिंग, अदर का कर रहे हो तो क्लास मीटिंग। दिस इज अ ओरिजिन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का क्या कहा जाता है? बोलो बेटा ओरिजिन। आर यू श्योर? लिखो बेटा इसको इंट्रोडक्शन नंबर 1 में। सारे बच्चे मेरे साथ शुरू करिए। इंट्रोडक्शन नंबर 1 देखो बेटा, जो कंपनी है वो कंपनी रन एंड मैनेज की जाती है बेटा शेयर होल्डर डेमोक्रेसी पर। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी बेटा ऑडिट का नया बैच आज से चालू होगा, पहली क्लास है तो आप अटेंड कर सकते हो उसे। 1:15 का टाइम है आफ्टर अकाउंट्स क्लास। कंपनी रन एंड मैनेज की जाती है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के रूल्स होते हैं बेटा कि जो मेजोरिटी रूल होगा वो प्रिवेल करेगा। ज्यादा लोग जो बातें बोलेंगे वही फैसला लिया जाएगा। नाउ मेजोरिटी रूल प्रिवेल हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए तो बेटा वोटिंग करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? और वोटिंग कराने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? मीटिंग। नाउ ये जो मीटिंग है वो मीटिंग कितने पार्ट की होती है? 3। या तो मीटिंग हो सकती है बेटा डायरेक्टर की, नहीं तो मीटिंग हो सकती है मेंबर्स की, और नहीं तो हो सकती है अदर पर्सन की। अगर आप अपने मॉड्यूल को उठा के देखोगे ना तो वहां पर ये सब बातें बोली ही नहीं गई है। जनरल मीटिंग को डायरेक्टली शुरू कर दिया गया है सेक्शन नंबर 96 से। बच्चे को यही समझ नहीं आया मीटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने देखा है मैथ्स का टीचर तुरंत बेटा चालू कर देता है कि cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक टैन इज इक्वल टू, सुना आपने? सेक कोसेक टैन। बच्चा बेटा क्वेश्चन भी सॉल्व करता है, 2-2 पेज में लिख देगा सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्रूव। उसके बाद पूछेगा कि बताओ इसका मतलब क्या हुआ, तो उसको ये नहीं पता कि क्यों किया जा रही है, बस उसको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है। बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि ज्योमेट्री का 90 डिग्री अगर लिया हमने तो उसको क्यों लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स वाला टीचर तो फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिक दे देता है। जैसे टोटल कॉस्ट का वो कर्व नीचे से चालू नहीं करता, ऊपर से करता है, तो देखना वो बेचारा थोड़ा बहुत लॉजिक दे देता है कि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट भी होता है और फिक्स कॉस्ट तो होगा ही होगा, इसलिए ये ऊपर से चालू करना देता है ना लॉजिक। लेकिन मैथ्स वाले टीचर का लॉजिक पूछोगे तो लॉजिक देगा ही नहीं,
वो बोलेगा कि बेटा देख ऐसे ही मैंने जीवन में पढ़ा था, तू भी ऐसे ही पढ़ ले। तुझसे अगर कोई पूछेगा तो तू भी बता दियो कि मैंने पढ़ा था, तू भी पढ़ ले इसको। बेटा हर चीज का एक लॉजिक होना चाहिए कि इफ दिस एग्जिस्ट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ये एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। जब तक मैं चैप्टर का लॉजिक नहीं दूंगा, मैं आपके साथ चैप्टर शुरू करके क्या उखाड़ लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या। तो चैप्टर का बेटा लॉजिक यही है। नाउ डायरेक्टर जो वोटिंग करवाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बोलो बेटा, बोर्ड मीटिंग। मेंबर्स की जो मीटिंग होती है मेरे बालक, दिस इज जनरल मीटिंग। और बेटा अदर पर्सन की जो मीटिंग होती है उसे कहा जाता है बेटा क्लास मीटिंग। जब बात यहां तक आ गई है तो एक कदम और आगे बढ़ जाता हूं। बोर्ड मीटिंग का प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 173 से चालू होता है, 195 पर जाके खत्म होता है। और ये सीए फाइनल में पढ़ना है बेटा, सीएमए वाले बच्चों को इंटरमीडिएट में ही पढ़ना है। जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर अभी बताया था मैंने, कहां से 96 से लेकर 122। और बेटा स्पेशल 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 जो होता है ना बेटा, स्पेशल यानी क्लास मीटिंग जो होती है, इसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ में अलग अलग सेक्शन में ये मीटिंग कराई जाती है। बच्चा कह रहा है फिर भी सर आप एग्जांपल दो। हाँ बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सेक्शन 48 में, सेक्शन 71 में ये मीटिंग कराई जाती है। अलग अलग सेक्शन में बेटा जरूरत के हिसाब से अलग अलग लोगों की मीटिंग होती है। दिस इज योर इंट्रोडक्शन नंबर क्या बोलो बेटा 1। इसे क्या कहते हैं बोलो बेटा, इंट्रोडक्शन नंबर क्या बोलिए, इंट्रोडक्शन नंबर 1 बेटा यहां पे खत्म हो जाता है। आपके तरफ से कोई भी इफ एंड बट अगर हो, मोस्ट वेलकम, एनीथिंग। आर यू श्योर 100%? पक्का? शुड आई मूव फर्दर फॉर द पॉइंट नंबर 2? चलें आगे, आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में सवाल आता है कि सर आप हमें यह तो बता रहे हो कि जनरल मीटिंग होता क्यों है, क्या लॉजिक इसका है, लेकिन सर आप हमें मीनिंग भी तो बताओगे ना। मीनिंग का मतलब कि सर ये जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है। तो देख बेटा मैं आपको जनरल मीटिंग का मतलब यहां से बताऊंगा। यहां पर मैंने इसका डेफिनेशन दे रखा है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए ना तो मीटिंग इज नथिंग व्हेनेवर 2 or more person are combined together for particular object, this is called meeting। अभी किताबी भाषा को छोड़ दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे देश में जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए बेटा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जब इकट्ठा होते हैं ना उसको मीटिंग कह दिया जाता है। क्या हम लोग यहां पर मीटिंग कर रहे हैं? यस हमारा मीटिंग है बेटा, क्योंकि हम यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं और हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है, अपनी एजुकेशन ग्रोथ को आगे लेकर जाना, एग्जाम को पास करना। अच्छा कोई बच्चा यहां पर ऐसा भी आया है क्या जो फेल होने के लिए आया है कि हाँ सर आपने विद्यासल क्यों ज्वाइन किया है? तो जी मुझे फेल होना है इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। कौन है? तो बेटा ये मीटिंग का पार्ट नहीं है। फिर आप समझ रहे हो, मीटिंग में होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। इधर देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more people एंड ऑब्जेक्ट शुड बी कॉमन। बच्चा कह रहा है कॉमन ऑब्जेक्ट का आप एग्जांपल देना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप मेला में जाते हो, मेला में, तो बेटा याद रखना मेला में क्या 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं? हाँ। क्या उसे मीटिंग बोला जाएगा? ना। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं है। मेला में कुछ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, कुछ चोरी करने के लिए आए हैं, कुछ लड़कियां ताड़ने के लिए आए हैं, कुछ चाटा खाने के लिए आए हैं, कुछ मिठाई खाने के लिए आए हैं। बोलो हाँ है ना? क्या उनका ऑब्जेक्ट कॉमन है? आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो हमारी क्लास की मीटिंग भी मीटिंग नहीं है, क्योंकि यहां भी बच्चों का ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस इसमें कोई शक नहीं बेटा कि हम क्लास को भी मीटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों का कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ना रहा ही नहीं, वो बच्चों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। और जो बच्चा जिस ऑब्जेक्ट के साथ आता है वो ऑब्जेक्ट सेट करके रखता है। खैर ये बात मैं मैटर ऑफ साइड, सिंपली अगर बोला जाए तो 2 या 2 से ज्यादा लोग हों और ऑब्जेक्ट अगर कॉमन हो, बेटा इसे क्या कहा जाता है? मीटिंग। कम ऑन एवरीवन, क्या कहा जाता है बोलो बेटा इसे? मीटिंग। आर यू श्योर 100%? अगर आप मीटिंग का डेफिनेशन देखोगे बेटा तो बोला गया है कि मीटिंग का मतलब होता है गेटिंग टुगेदर। गेटिंग टुगेदर मतलब कॉम्बिनेशन किसका? नंबर ऑफ पर्संस। पर्संस मतलब 2 और काहे के लिए? फॉर ट्रांजेक्टिंग एनी, और फॉर काहे के लिए बोलो?
एंटरटेनमेंट और फॉर एनी अदर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एज, क्या बोलो बेटा? तो जब भी दो या दो से ज्यादा लोग किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ एक साथ आए तो उसे हम क्या कह देते हैं? बोलो बेटा, मीटिंग। लेकिन अगर यही मीटिंग कंपनी के मेंबर्स की हो तो इसे हम क्या बोल देंगे? जनरल। आर यू श्योर 100%? पॉइंट नंबर 2 में बेटा इसको लिखिएगा। दिस इज योर इंट्रोडक्शन नंबर 2, नोट करो बेटा। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इस चैप्टर में मैं आगे बढ़ूंगा आपको लेके, एकदम से बेटा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। Should I move further? चले बेटा इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 3 की तरफ। यस, आ जाइए। आते हैं बेटा इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 3। और इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बताने जा रहा हूं रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग। ये हेडिंग डालिए बेटा। इसके आंसर को लिखने से पहले मैं आपको लॉजिक से प्रूव करना हूं कि ये इंट्रोडक्शन नंबर 3 क्या है। इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 3 में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग। 1998 सीए इंटरमीडिएट में 1998 में नवंबर अटेम्प्ट में यहां से क्वेश्चन आया करता था, जब सीए आईपीसीसी कोर्स हुआ करता था। यहां से बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आया था और बच्चों को यही पता नहीं था कि जब ये क्वेश्चन आए तो इसमें आंसर क्या लिखना है, क्योंकि पूरी कंपनी से 2013 में कहीं भी ऐसा हेडिंग आप नहीं देखोगे रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग। ऐसा कहीं हेडिंग है ही नहीं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है। अगर आप स्कैनर उठा के देख लोगे तो समझिए बेटा रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग का क्या मतलब हुआ। देखो बालक, रिक्विजिट्स का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। आप लोग क्लास में आते हो और आके बैठते हो और पढ़ के घर चले जाते हो, ये आपका हक है, लेकिन इसकी भी रिक्विजिट्स होती हैं। क्या रिक्विजिट्स होता है? क्या कोई बच्चा बेटा ऐसे सिगरेट पीते हुए क्लास में आ सकता है क्या? क्या क्लास में बेटा आप अपना दारू पीते हुए क्लास को अटेंड कर सकते हो क्या? कि मस्त बोतल रखी हुई है, सामने चखना रखा है, हाथ से चखना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हाँ सर नेक्स्ट सेक्शन प्लीज। क्या आप ऐसा कह सकते हो? जानते हो ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये रिक्विजिट्स नहीं है। रिक्विजिट्स का मतलब होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप मीटिंग को अटेंड करिए, ठीक है, आप डिसीजन लीजिए, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो आपका मीटिंग वैलिड होगा, नहीं तो हम उस मीटिंग को वैलिड, आप चाहे कोई भी डिसीजन लो, वो सारा डिसीजन इनवैलिड होगा। रिपीट अबाउट, सारा डिसीजन इनवैलिड। बच्चा कह रहे सर क्या क्या रिक्विजिट्स होते होंगे? ये सारी रिक्विजिट्स मैंने यहां पे लिखी हुई है, लेकिन अभी आप इसके तरफ मत जाइएगा, पहले हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। देखो बेटा, ये रहा आपका। हमारे देश में कोई भी मीटिंग किया जाए उसके टोटल 6 कंडीशन होते हैं। रिपीट अबाउट, कितने कंडीशन? अगर आपने ये 6 कंडीशन को फुलफिल किया तो आपका मीटिंग वैलिड है, और अगर आपने इस 6 में से एक भी कंडीशन को इग्नोर कर दिया, एक भी कंडीशन, योर मीटिंग विल नॉट कंसीडर्ड बी वैलिड। और अगर मीटिंग वैलिड नहीं तो क्या डिसीजन वैलिड होगा? आंसर इज नो। तो अगर आपको मीटिंग वैलिड रखना है, साथ में डिसीजन वैलिड रखना है, तो आपको कितने कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे? 6। और वो 6 कंडीशन क्या है पहले इधर देखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सुनो बेटा, लिखना मत, समझना पहले। जब बात लिखने की आएगी मैं यहां से आपको मैच करा दूंगा। सुनिए, किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए सबसे पहला रूल होता है बेटा अथॉरिटी। कम ऑन एवरीवन, क्या याद रखिएगा? अगर मीटिंग को प्रॉपर अथॉरिटी ने बुलाया है तो मीटिंग वैलिड है, अगर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं बुलाया तो मीटिंग वैलिड नहीं है। सर कंपनी में मीटिंग कौन कौन बुला सकता है? अरे भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है, मेंबर खुद बुला सकते हैं,
या फिर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बुला सकती है, या फिर बेटा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बुला सकता है। मेरा एक सवाल है, क्या कंपनी का लेबर कंपनी की मीटिंग को बुला सकता है क्या? ना, बिकॉज वो मीटिंग में बुलाने का अथॉरिटी नहीं रखता। तो मेरा एक सवाल है आपसे, कंपनी के लेबर ने, कंपनी के परचेज मैनेजर ने, कंपनी के सुपरवाइजर ने कोई मीटिंग बुलाया और मेंबर आए और आके उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, क्या ये डिसीजन कंपनी पे बाइंडिंग होगा? ना, बिल्कुल नहीं, बिकॉज लेबर इज नॉट ऑथोराइज, परचेज मैनेजर इज नॉट ऑथोराइज टू कॉल मेंबर्स मीटिंग। आप अपने नीचे के लेबर की मीटिंग बुलाइए और डिसीजन लीजिए, लेकिन आप पूरे कंपनी के ओनर की मीटिंग बुला नहीं सकते। विद्यासल एकेडमी ने मुझे ऑथोराइज किया है लॉ पढ़ाने के लिए। आपका टेस्ट कब होगा, आपको इंस्टॉलमेंट कब पे करना है, आपको बुक्स कब प्रोवाइड करनी है, क्या इसका अथॉरिटी मेरे सामने है? ना, इसके लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूं। अब मैंने आपको बोल दिया बेटा कि सुन, कल जाके अपना इंस्टॉलमेंट पे कर, और आपने बेटा जाके पे कर दिया, क्या विद्यासल एकेडमी के लिए वो वैलिड इंस्टॉलमेंट डेट है? ना। मैंने बोला बेटा सुन, परसों जाके बुक क्लेम कर ले, और आप चले गए बुक्स मांगने के लिए, मैम ने बोला कि बुक्स नहीं है, क्या विद्यासल एकेडमी पे मुकदमा कर दोगे? नहीं, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है। आई एम नॉट ऑथोराइज फॉर कलेक्टिंग बुक, आई एम नॉट ऑथोराइज फॉर कलेक्टिंग रिसिप्ट, आई एम नॉट ऑथोराइज फॉर कलेक्टिंग एनीथिंग। बोलो हाँ है ना। मीटिंग होने का सबसे पहला रूल होता है बेटा कि मीटिंग कॉल किया जाना चाहिए प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा। रिपीट अ वर्ड, प्रॉपर। अब अगर अथॉरिटी प्रॉपर है, चाहे मेंबर हो, चाहे बेटा डायरेक्टर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो, तो मीटिंग वैलिड है, नहीं तो मीटिंग वैलिड। दूसरा सुनिएगा सर, दूसरा रूल होता है बेटा, दूसरा कि वैलिड मीटिंग होने के लिए प्रॉपर नोटिस देना जरूरी है। कम ऑन एवरीवन, क्या देना जरूरी है? अब ये नोटिस क्या है बेटा, मेरी बात सुनो। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरा एंगेजमेंट था कुछ दिन पहले, तो इस एंगेजमेंट में बेटा मुझे ना अपने दोस्तों को नहीं बुलाना था, कॉलेज वाले दोस्त, क्योंकि वो हरामी बहुत ज्यादा है। और अगर उनको मैं बुलाऊं ना, तो दिक्कत ये नहीं बेटा कि मैं उनको बुला रहा हूं, दिक्कत ये, अच्छा मैं सब में गया हूं लेकिन मुझे इसलिए नहीं बुलाना क्योंकि वो 100 के करीब है, मतलब 100 दोस्त एटलीस्ट केवल मेरे एलएलबी के हैं। अब अगर आप एक को बुलाओगे तो आप सबको बुलाना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल बेटा। इंगेजमेंट है या धर्मशाला है? इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि बहुत शॉर्ट लोग आए और आके एंगेजमेंट हो। उस शॉर्ट लोगों में आप विशाल सर से डिस्कस करना, 350 लोग मेरे एंगेजमेंट में आए थे। लड़की वालों ने बोला कि शादी थोड़ी हो रही, एंगेजमेंट हो रही। अच्छा, पैसा मेरा लगना नहीं था तो मैंने बोला नहीं, ये भी बंदा मेरा खास है, और 350 लोग आए थे एंगेजमेंट में। अब मुझे ये लग रहा था कि अगर मैंने वो एलएलबी वाले कुनबे में हाथ डाल दिया ना तो वो 350 से 450 मिनिमम जाएंगे। अच्छा, बुलाना भी था, तो मैंने क्या किया, मेरी 28 अप्रैल को एंगेजमेंट था, तो मैंने उनको 26 को मैसेज किया कि अरे ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आपको यार सॉरी मैं डिले कर दिया क्योंकि अचानक मेरी फिक्स हो गई एंगेजमेंट डेट, तो 28 तारीख को आ जाना तुम। अच्छा, उसमें भी हरामी 30-32 आ गए थे लेकिन 30-32 ही आए थे, पूरे 100-125 क्यों नहीं आए थे जानते हो? क्योंकि प्रॉपर टाइम मैंने नहीं दिया मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अच्छा, लेट्स टेक दिस इज अ पर्सनल लाइफ, नाउ कन्वर्ट दिस लाइफ इनटू बिजनेस लाइफ। मैंने आपको बेटा जाते हुए विद्यासल एकेडमी से बोला कि बेटा सुनो, आज इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास है। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि मैं चाहता ही नहीं कि वो इवनिंग की क्लास में तुम आओ, क्योंकि अगर मैं चाहता कि आप इवनिंग की क्लास में आओ तो मैं 2-3 दिन पहले आपको बोल सकता था कि बेटा मंडे को इवनिंग की एक्स्ट्रा क्लास होगी, आप अपने घर से तैयारी करके आते। याद रखना बेटा, बिजनेस में मीटिंग वैलिड तब होती है ना जब आप प्रॉपर मेंबर को एक सफिशिएंट टाइम का नोटिस सर्व करो। और लॉ कहता है कि कंपनी जिस दिन मीटिंग रख रही है और जिस दिन अपने मेंबर को नोटिस दे रही है, दोनों के बीच में 21 दिन का गैप होना चाहिए। 21 दिन का गैप। अब अगर ये 21 क्लियर डेज, वर्ड क्या बोला गया? क्लियर। अब ये क्या मतलब है 21 डेज, 21 क्लियर डेज? दोनों में बेटा जमीन आसमान का फर्क है, याद रखना इस बात को। याद रखना, जिस दिन तुम मीटिंग रख रहे हो और अपने सारे मेंबर को जिस दिन तुम नोटिस दे रहे हो, दोनों के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए? 21 क्लियर डेज। क्या मतलब है क्लियर डेज का? मैं आपसे पूछूंगा, 3 नंबर का सवाल आता है क्लियर डेज से। 3 नंबर की बताओ क्लियर डेज का मतलब क्या? इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, बताऊंगा मैं आपको। ये 21 डेज क्लियर डेज होने के कारण 25 डेज हो जाता है। कितना, क्यों, कब, कैसे, ये सब बात मैं आपको बताऊंगा।
अब अगर आपने ये बोला कि मीटिंग आज है और आपने बेटा 2 दिन पहले नोटिस दे दिया कि कल मीटिंग है आ जाओ, परसों मीटिंग है आ जाओ, 3 दिन बाद मीटिंग है आ जाओ, 10 दिन बाद मीटिंग है आ जाओ, मीटिंग होगी लेकिन ये मीटिंग वैलिड क्यों वैलिड नहीं होगी? क्योंकि आपने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया था। क्या ये बात क्लियर है? तो मीटिंग होने के लिए सबसे पहला रूल क्या है बोलो बेटा? दूसरा क्या है? पहले आप आइए मेरे साथ साथ लिखना चालू करिए। लिखो बेटा सबसे पहला, मीटिंग should must be called, meeting should must be called by proper authority. Meeting should must be called by proper authority. ये जो अथॉरिटी है बेटा, इसके नीचे आप 4 एरो चलाइए। ये अथॉरिटी 4 लोग हो सकते हैं, या तो मेंबर हो सकता है, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, नहीं तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो सकती है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। सबसे पहला रूल होता है बेटा मीटिंग वैलिड होने का कि प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा मीटिंग कॉल होना चाहिए। दिस इज अ कीवर्ड्स, दिस इज अ कीवर्ड्स, प्रॉपर अथॉरिटी। दूसरा बेटा, प्रॉपर नोटिस should must be sent by company to all person, हर उस बंदे को, to all person who entitled to attend meeting। जो बंदा मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंटाइटल है उन सारे लोगों को आप नोटिस दो। दिस इज कीवर्ड नोटिस। इसका कीवर्ड बेटा प्रॉपर नोटिस है। सर मीटिंग को कौन कौन अटेंड कर सकता है? तुम्हें लगता होगा केवल मेंबर। नहीं बेटा, कंपनी के मेंबर की मीटिंग में मेंबर तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ कंपनी का ऑडिटर भी आता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आता है, कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी आता है। जानते हो सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन है? यस, सीएस। वो बात अलग है, ये लोग वोट नहीं देंगे लेकिन ये बंदा वोट भी देगा। लेकिन याद रखना, मैं वोटिंग वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला अटेंड। जो लोग एंटाइटल है अटेंड करने के लिए वो सब लोगों को बेटा नोटिस दिया जाएगा। तुम लोग भी इंस्टीट्यूट में आते हो, प्रियांशु भी आता है, मैं भी आता हूं, मनित मैम भी आती हैं, सब लोग एंटाइटल हैं विद्यास्थल को अटेंड करने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए एंटाइटल कौन है? सिर्फ आप। क्या मनित मैम क्लास में बैठ के पढ़ सकती है क्या? क्या प्रियांशु बैठ के क्लास में पढ़ सकता है क्या? नहीं। तो बेटा मीटिंग को अटेंड करना और मीटिंग को वोट करना, दोनों में क्या है बोलो बेटा? फर्क। अब आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो जितने लोग मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं सबको प्रॉपर नोटिस दीजिए। आज ये बेटा तीसरी बात है। सर तीसरा क्या है? चेयरमैन should be appointed। तीसरा रूल है कि आप एक चेयरमैन अपॉइंट करो। कीवर्ड इज चेयरमैन। अरे सर ये चेयरमैन क्या करेगा? तो बेटा ये चेयरमैन जो अपॉइंट किया जाएगा ना, ये बेसिकली रेगुलेट एंड मैनेज द मीटिंग। रेगुलेट एंड मैनेज द मीटिंग। बच्चा कह रहे नहीं समझ आया सर, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं बेटा क्या है चेयरमैन का खेल।
अच्छा मैं ये भी डाल सकता था, पार्लियामेंट WWE, ये ले बेटा। अच्छा ये चलाऊं नीचे, इसमें 5 मार रहा है, लेकिन बेटा विदेशी पार्लियामेंट में कुछ और भी चीजें होती हैं, तो बेटर है कि मैं उसको नहीं दिखा रहा। इंडियन पार्लियामेंट में चाहे कुछ भी हो जाए वो सब काम तो नहीं होता, मैं वेरी श्योर हूं। और क्लास है ना भाई को, लाइव क्लास चल रही है, तो बेटर है कि मैं यही सब दिखा दूं। क्यों अपॉइंट किया जाता है, मैं इसका लॉजिक आपको दे रहा हूं। सुनो बेटा, रुक जाइए, सुनिए ध्यान से। देखो, whenever there are mass gathering of people will be collected on in the one place for taking any particular action, जब भी बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए, तो वहां पर एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बहुत सारे लोग एग्री होते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री होते हैं। एग्री वाले लोग चाहते हैं कि मेरा काम हो, डिसएग्री वाले लोग चाहते हैं कि वो काम ना हो, और ये बात धीरे 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 उनके ईगो पे आ जाती है। एग्री होने वाला हर वो तरीका अपनाता है जिसके कारण वो काम हो जाए, डिसएग्री वाला बंदा हर वो तरीका अपना लेता है जिसके कारण वो काम, जिसने बेटा बात डिबेट के साथ साथ हाथापाई पे, बाद में चप्पल चलना, बाद में कुर्सी चलने पे आ जाती है, गाली ग्लॉज, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। यहां पर उस मीटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक बंदा होता है। आप कभी देखना बेटा, लोकसभा में ये जो चेयर आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है स्पीकर का पद, और अगर ये राज्यसभा होता तो इसे स्पीकर की पद को कहा जाता है चेयरमैन। इस स्पीकर को प्रॉपर अपॉइंट किया जाता है, जबकि चेयरमैन पे हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वही चेयरमैन के पद पे बैठता है। क्या काम है स्पीकर और चेयरमैन का? कुछ नहीं करना, मीटिंग को बेटा एक फेयरली तरीके से कंडक्ट किया जाए। कौन बंदा वोट देने के लिए एलिजिबल है, कब वोट होगा, कौन डिबेट करेगा, कौन डिबेट नहीं करेगा, कब किसको चुप रहना है, कब किसको बोलना है, ये सब डिसीजन उस चेयरमैन के हाथ में छोड़ दिया जाता है। चेयरमैन का काम होता है बेटा मीटिंग के डेकोरम को मेंटेन करना। इफ देयर इज नो चेयरमैन देयर इज नो वैलिड मीटिंग, क्योंकि उस मीटिंग के डेकोरम को किसने मेंटेन किया था, और अगर मीटिंग के डेकोरम को मेंटेन नहीं किया गया था मतलब मीटिंग वैलिड नहीं हुई थी। चेयरमैन का काम होता है बेटा कि आप मेंबर हो, ये मेंबर है बालक, अगर इसने कोई फैसला किया और आपने मना कर दिया, इसको गुस्सा आ गया, इसने चप्पल निकाला सामने फेंक दिया, एज अ चेयरमैन मेरा काम है बेटा कि उस चप्पल को लेके मैं अपने पास रखूं। आपने देखा होगा जॉली एलएलबी में, देखा है क्या? जॉली एलएलबी की जो दूसरी वाली मूवी आई थी, आपने देखा होगा, जॉली एलएलबी 2, उसमें आपने देखा होगा बेटा कि जब मामला कोर्ट में गर्म हो गया तो बंदा हथौड़ा पिटता है, ऑर्डर ऑर्डर, फिर हथौड़ा और टूट जाता है। कितने लोगों ने जॉली एलएलबी 2 मूवी नहीं देखी? नहीं देखी, अब आपके लिए बेटा ये एग्जांपल काम का ही नहीं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो जॉली एलएलबी 2 में ऐसे हथौड़ा पिटता है, लेकिन उससे वो लोग राजी होते नहीं, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं वकील। तो जो नेक्स्ट हियरिंग होती है उसमें आपने देखा होगा कि वो जज जो है वो 4-5 हथौड़ा लेकर आता है, कहता है 1 2 3 4 5, कह रहा है अब ठीक है। कह रहा है कि ये केस थोड़ा सा गर्म हो चुका है, और कहता है कि भाई कल से सारे एडवोकेट और केस की हियरिंग सुनने वाले चप्पल अपना बाहर रख के आए, और मेरे तरफ कोई चप्पल नहीं फेंकेगा। देखा आपने, ये कहता है ना, बेसिकली दिस इज अ रोल ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन का बेटा यही रोल होता है। चेयरमैन का रोल होता है मीटिंग को फेयरली तरीके से कंडक्ट किया जाए ना। अगर चेयरमैन नहीं होगा तो मीटिंग फेयरली तरीके से कंडक्ट नहीं होगा, और अगर मीटिंग में फेयर कंडक्ट नहीं होगा तो मीटिंग वैलिड कैसे होगी? अगर आप यहां पे देखेंगे तो देख बेटा, ये चेयरमैन तो बेचारा ये है, और ये बंदा उठ चुका है भगने के लिए, और उसका जो असिस्टेंट है, देख बेटा वो ऑर्डर बजाएगा। अच्छा, ये हमारे देश के नेता हैं, पता आपको? आपको अगर ये लगता होगा कि कोई और है, तो नहीं बेटा, ये देश के नेता हैं जिनके हाथ में हमारे देश का फ्यूचर है। इसमें कोई, अच्छा इनका खुद का फ्यूचर देखो खराब है, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, इसमें जिसने जितना मर्डर किया होगा
उतना ही वो देश का कद्दावर नेता होगा। ये इनकी हरकत। ये स्पीकर साहब है बेटा। आप बोलोगे सर स्पीकर का पद तो फिर बहुत खतरनाक है। सुनो बेटा, ये सब काम ना हो इसके लिए चेयरमैन चाहिए होता है। ध्यान करें क्या, हमारे देश की सबसे अच्छी चेयरमैन एक लेडीज थी बेटा, सुमित्रा महाजन। अभी तक मैंने जितने भी चेयरमैन अपने लाइफ में देखा है, सबसे मस्त चेयरमैन वही थी बेचारी। एकदम टाइट ऑर्डर। एक बार अगर बोला साउट किया, स्टॉप इट, दूसरी बार स्टॉप इट, तीसरी बार स्टॉप इट, चौथी बार कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल इन द सेंस, बुलाओ बेटा जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बाउंसर हैं, खींच के बाहर रखो। अब वो बाहर जाके अपना धरना करते रहो या ट्रक के नीचे अपना सर दे दो, क्या फर्क पड़ता है। पार्लियामेंट से बाहर जाके जो काम करना है करो। दिस इज अ एक्शन ऑफ चेयरमैन, और इसके लिए बेटा चेयरमैन को अपॉइंट करना जरूरी होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो सबसे पहले बोलेंगे मीटिंग आना चाहिए प्रॉपर, अथॉरिटी। दूसरा बोलो बेटा नोटिस होना चाहिए। तीसरा चेयरमैन को अपॉइंट किया जाना चाहिए। चौथा आ जाइए, चौथा प्रॉपर quorum should be maintained. Proper quorum should be maintained. हाँ जी, प्रॉपर quorum should be maintained. कीवर्ड इज बेटा quorum। इसका मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट मीटिंग। लिख लो बेटा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये पॉइंट क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट, क्या बोलो बेटा, मीटिंग। हाँ जी बेटा, फर्क होता है, मैं आपको बताऊंगा ये मेंबरशिप चैप्टर में। नहीं, मेंबरशिप चैप्टर अलग है, ये जनरल मीटिंग चैप्टर है। हाँ जी, प्रॉपर कोरम शुड भी, क्या बोलो बेटा, मेंटेन। अब सुने मेरी बात ध्यान से, क्या कहानी है ये। मान लो बेटा आपके क्लास में टोटल 70-80 बच्चे थे। ध्यान से सुनना, क्लास की टाइमिंग 9 बजे थी। मैं 9 बजे क्लास में आया तो मैंने देखा कि केवल 2 बच्चा बैठा हुआ है। क्या मैं क्लास की शुरुआत कर दूंगा? क्या कर दूंगा शुरुआत? नहीं। आप देखोगे तो मैं वेट करूंगा कि कम से कम 10 बच्चा भी अगर आ जाए ना तो मैं अपनी क्लास शुरुआत कर दूं। अच्छा, क्या मैं ऐसा कोई रूल बना सकता हूं क्या कि 90 बच्चा मेरी क्लास में और जब तक 90 ना आ जाए तब तक मैं क्लास चालू नहीं करूंगा? हो ही नहीं सकता कि 90 आ जाए। अपनी खुद की तुम देख लो बेटा, क्या कहते हो, इतने ही बच्चे हैं? इससे नालायक 2 गुने बच्चे हैं, 2 गुने। और आप देखोगे तो बेटा कभी कोई कभी कोई कभी कोई, कभी किसी की तबीयत खराब, किसी की कभी भैंस मर गई, कुछ और ऐसा इस टाइप का आपने देखा होगा तरीका। इट कुड नेवर बी पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि 100% अटेंडेंस बेटा क्लास में आ जाए। कैसे पॉसिबल है? कभी किसी बच्चे को कोई काम, कभी किसी बच्चे को कोई काम, कभी किसी की तबीयत खराब, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉल हो सकते हैं। बेटा जब 70-80 बच्चों के स्ट्रेंथ में 100% अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है, तो क्या लाखों शेयर होल्डर में ये पॉसिबल है क्या कि लाखों शेयर होल्डर आ जाए तो ही मीटिंग चालू हो? ना। 1 लाख अगर मेरे मेंबर हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1 लाख के 1 लाख मेंबर मीटिंग में आए। इसका मतलब क्या हुआ? एक बंदा आए और मीटिंग चालू कर दो ना बेटा, देयर शुड बी सर्टेन लिमिट। एक लिमिट होना चाहिए कि अगर इतने मेंबर आ जाए ना, मैं मान लूंगा कि सारे मेंबर आ जाए और मीटिंग वैलिड हो जाए। बोलो हाँ है ना? कितने लोगों पे तुम अपने मेंबर की मीटिंग को वैलिड करना चाहते हो? नाउ दिस इज कॉल्ड एज कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। कितने मेंबर आ जाएं ताकि मैं अपने मीटिंग को चालू कर दूं, दिस इज कॉल्ड एज कोरम। और मैं आपको बताऊंगा कंपनीज एक्ट 2013 बेटा अलग अलग लिमिट देता है।
5, 15, 30, 2 अलग अलग लिमिट है बेटा कि अगर आपके मेंबर इतना है तो इतना कोरम होगा, इतना है तो इतना कोरम होगा, और नहीं तो तुम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखो कि कितने कोरम होंगे। बोलो हाँ है ना। तो बेटा कोरम का क्या मतलब होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। अगर कोरम आया तो बेटा मीटिंग वैलिड है। रिपीट अ वर्ड, अगर कोरम आया तो मीटिंग, अगर कोरम नहीं आया तो मीटिंग वैलिड है। क्या ये बात क्लियर है क्या? और याद रखना ये मिनिमम नंबर क्या होगा, रिपीट अ वर्ड, ये मिनिमम नंबर क्या होगा ये कौन डिसाइड करता है? या तो लॉ और नहीं तो आर्टिकल ऑफ। मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें सेक्शन नंबर 104 में। क्या ये बात क्लियर है ना? बोलो हाँ है ना। माफ करिए, सेक्शन नंबर 103 में। कहां पर बोल बेटा? 103 कराऊंगा मैं आपको, कोरम है तुम्हारे सिलेबस में। नेक्स्ट, तो सबसे पहले बताएंगे प्रॉपर अथॉरिटी, दूसरा बताएंगे नोटिस, तीसरा चेयरमैन, चौथा आ जाइए बेटा पांचवा वैलिडली कंडक्ट। इसका मतलब होता है बेटा बहुत छोटा सा, ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी वैलिडली ट्रांजेक्टेड। खत्म। मतलब बेटा सबको फेयर अपॉर्चुनिटी दो, सबको वोट करने का मौका दो, जिनको जो बोलना है बोलने का मौका दो, हाँ है ना। वैलिडली ट्रांजैक्शन, जिसके जो राइट्स है आप उसको इग्नोर मत करो, यानी वोटिंग अच्छे से हो। इसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो वोटिंग अच्छे से हो, दैट्स इट। ट्रांजेक्टेड मतलब वोटिंग प्रोसेस की बात हो रही है। और लास्ट बेटा, लास्ट प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? कंपनीज एक्ट 2013 में मीटिंग को लेकर बेटा जितनी भी बातें बोली गई हैं, ये सारी बातें क्या होनी चाहिए? बोलो बेटा कंप्लाइड। सारे सेक्शन को आप कंप्लाई करो, नहीं तो तुम्हारी मीटिंग वैलिड। आ जाओ बेटा, सारे बच्चे रिपीट करेंगे पूरी 6 बातें। मीटिंग वैलिड होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? अथॉरिटी। दूसरा बेटा बोलो नोटिस, तीसरा चेयरमैन, चौथा कोरम, पांचवा वैलिडिटी मतलब ट्रांजैक्शन, वोटिंग अच्छे से होना चाहिए, और छठा कंप्लायंस ऑफ लॉ। आप देखोगे बेटा यही बातें यहां लिखी गई है। अथॉरिटी होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, और आर यू श्योर एवरीवन? बोलो हाँ है ना। वी आर मूव इन द लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन नंबर क्या बोलो बेटा? चौथा। आज ये सारे बच्चे चलते हैं बेटा अपन इंट्रोडक्शन नंबर किसके तरफ? 4 के तरफ। यस, इंट्रोडक्शन नंबर 4, एंड दिस इज अ लास्ट इंट्रोडक्शन। दिस इज अ लास्ट इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालिएगा बेटा, रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग एंड क्या बोलो बेटा? बोर्ड मीटिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि ये इंट्रोडक्शन में क्यों लिखवा रहा हूं बच्चे को। इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा एवरीवन, बहुत जरूरी बात है बेटा। देखो बालक, जब मैं बच्चों को रेजोल्यूशन के बारे में लिखवाता हूं ना, बच्चा कहता है कि सर इसके बारे में आपको लिखवाने की जरूरत नहीं, हमें पता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोट देना। अगर हम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि हाँ भाई बताओ कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन हो या ना हो, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो या ना हो इसको रेजोल्यूशन कहा जाएगा, जिस पे हमें वोट देना होता है। फ्रेंकली बोलूं तो बेटा जिस पे मेंबर वोट देता है ना, उस सवाल को रेजोल्यूशन कहा जाता है। दैट्स इट, खत्म। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा क्वेश्चन, जिस पे वोट के थ्रू बेटा मेंबर क्या करता है? आंसर करता है। तो सारे बच्चों को यह पता है कि रेजोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, सुन लो, और अगर आपको पता है तो याद करो।
कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें 51% मेंबर के या डायरेक्टर के अप्रूवल की जरूरत होती है, 51 मतलब मेजोरिटी, बोला जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जहां पे 75% मेंबर के अप्रूवल की जरूरत होती है, उसे कहा जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। और कुछ बच्चा डिटेल पढ़ना पसंद करता है तो वो एक रेजोल्यूशन के बारे में और जानता है जिसका नाम है यूनानिमस रेजोल्यूशन। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। जो बच्चे जानते हैं वो याद करें, जो बच्चे नहीं जानते वो सुन लें। कभी कभी कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं जहां पर 100%, 100 बेटा एक भी बंदा अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, जो लोग आए हैं, 100% रेजोल्यूशन की अप्रूवल की जरूरत होती है, उसे कहा जाता है यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब ही होता है बेटा पूरा, सभी 100%, इसको यूनानिमस कहा जाता है। सारे बच्चों को यह बात पता है कि 51% ऑर्डिनरी, 75% स्पेशल और 100% यूनानिमस। सारे बच्चों को यह बात पता है। बच्चा कह रहा है कि सर जब सबको पता है तो आप हमें लिखवा क्यों रहे हो? तो सुन लो बेटा, एक मेरी दोस्त है, मैं इसका एक दो जगह एग्जांपल लेता हूं। चेयरमैन सेक्शन 104 पढ़ाऊंगा तब भी उसका मैं एग्जांपल लूंगा, और एक ये पढ़ाता हूं तब उसका एग्जांपल लेता हूं। शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, शिल्पी शर्मा। अभी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स जो है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स काफी फेमस कंपनी है बेटा, लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स भी लिस्ट है। जब आप कहीं रूम चेंज करते हो, शिफ्टिंग करते हो, सबसे पहली कंपनी बेटा यही आती है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। उसकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी है शिल्पी शर्मा, मेरी दोस्ती है, मेरे साथ ही सीएस कंप्लीट की थी उसने। उसके साथ एक वाक्या हुआ था, और वो वाक्या के कारण बच्चों को बेटा मैं ये पॉइंट नंबर 4 लिखवाना चालू किया, नहीं तो मैं बच्चों को पहले पॉइंट नंबर 4 पढ़ाता भी नहीं था। वो गए इंटरव्यू देने के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स में, तो उससे एक सवाल पूछा गया। सवाल मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, और आप सवाल सुन के बोलोगे सर ये क्या बात हुई, आप सीधे बोल दो कि मुझे अपॉइंट नहीं करना है। लेकिन मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं बेटा पढ़ना अलग चीज होता है और डिटेल पढ़ना अलग चीज होता है। और आप यहां क्लास में बैठ के ये बोल सकते हो सर दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। अगर आप इंटरव्यू देने गए और वहां पर आपसे कोई सवाल पूछा गया और आपने ये बोल दिया कि सर ये मेरे सिलेबस में नहीं था, तो इंटरव्यू लेने वाला बोल देगा कि सर आप भी तो मेरे सिलेबस में नहीं, निकलो, दूसरा बंदा सिलेबस में आ जाएगा। डिटेल पढ़ना बेटा अलग होता है, टाइम पास करना अलग होता है। सवाल क्या था, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूं। सवाल ये था कि पूरी कंपनी से 2013 में 3 तरीके की रेजोल्यूशन होती है। ये खुश हो गई कि हाँ हाँ मुझे पता है, कह रही हाँ हाँ मुझे नहीं पता, नहीं वो मैं बता देता हूं, स्पेशल, ऑर्डिनरी और यूनानिमस। उसने बोला हाँ होता है। बेटा इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप बताइए पूरी कंपनी से 2013 में 470 सेक्शन है, कितने ऐसे सेक्शन है और कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन डायरेक्टर का और यूनानिमस रेजोल्यूशन मेंबर का पास होता है। मतलब मेंबर को कहां कहां 100% अप्रूवल देना है और डायरेक्टर को कहां कहां 100% अप्रूवल देना है, आप मुझे उसका लिस्ट बता दीजिए। अब ये तो बेटा वन शॉट पढ़ के गई थी, सुना आपने वन शॉट मैराथन, यूट्यूब वाला 2000 में या 22 घंटे में पूरा कंप्लीट लॉ, देखा आपने ये? अच्छा आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो जनरल मीटिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, इस जनरल मीटिंग को कंप्लीट कराने में टोटल 12 क्लास लूंगा मैं, 12 क्लास। और आप जाके डालना बेटा मैंने यूट्यूब पे मेरा नाम लिखना यूट्यूब पे, सिर्फ लॉ लीला, मेरा नाम भी मत लिखना। पूरे सीए इंटरमीडिएट के 3 सबसे बड़े चैप्टर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल और जनरल मीटिंग, जिसमें 4 महीना लगते हैं, उसको मैंने 6 घंटे में कंप्लीट कराया है। आप बोलोगे सर सेक्शन आपने भगाया होगा, जाके चेक कर लेना, सेक्शन वाइज मैंने कंप्लीट कराया है कि बेटा सेक्शन नंबर 96, 97, 98, 90 ऐसे करके 122 पे पहुंचा हूं और 6 घंटे में कंप्लीट करा दिया हूं। बच्चों को ये लगेगा कि यार बंदा देख रहा है कितना मस्त है, 6 घंटे में सेक्शन वाइज उसने कंप्लीट करा दिया। और एक्चुअली जो मैंने लेक्चर का नाम लिखा है ना लीला, वो मैंने लीला ही किया है वहां पे। ये सेक्शन उससे पूछा गया कि बता कहां कहां यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और ये उठ के वहां से आ गई क्योंकि इसको पता ही नहीं था। हालांकि उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है वहां पे, वो अभी पिछले 3 साल से कंपनी सेक्रेटरी है वहां पे। आई थिंक सो अभी कुछ दिन पहले, दिवाली पहले उसने जॉब स्विच कर दिया है। एरो सिटी की कोई कंपनी है, वहां उसने ज्वाइन किया, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। लेकिन उसने आके ये सवाल मेरे से पूछा कि तू बताइए कहां कहां रेजोल्यूशन पास होता है। तो जब उसने ये सवाल मेरे से पूछा ना, तब मैंने बातों को पकड़ लिया और बच्चों को इंट्रोडक्शन नंबर लिखवाना 4 चालू कर दिया।
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज चैलेंजिंग क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बेटा चैलेंजिंग क्वेश्चन कहा जाता है, जो तुमसे कोई चमकाने के लिए पूछता है। इसका कोई आंसर, ये किसी किताब में ये आंसर नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अगर आपने डिटेल कंपनी लॉ को पढ़ा है तो इसका आंसर आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा खुद से। क्या ये बात क्लियर है क्या? मैं आपको इसका आंसर लिखवा रहा हूं, इसके बाद इंट्रोडक्शन बेटा आपका जनरल मीटिंग का खत्म हो जाएगा और मैं आपके साथ सेक्शन वाइज इस चैप्टर की शुरुआत कर दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? आ जाओ, लास्ट इंट्रोडक्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन नंबर 4, रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग एंड क्या बोलो बेटा, बोर्ड मीटिंग। तो आप मीटिंग को दो पार्ट में करो। एक होता है बेटा क्या बोलो, बोर्ड मीटिंग, हाँ या ना, और एक क्या होता है बोलो बेटा, जनरल मीटिंग। बेटा बोर्ड मीटिंग में सिर्फ दो रेजोल्यूशन पास होते हैं, सिर्फ। या तो पास होता है बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और नहीं तो पास होता है बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, बोर्ड मीटिंग में क्या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता? ना, नहीं होता बेटा, बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन होता ही नहीं, अर्थात डायरेक्टर की मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि मेजॉरिटी डायरेक्टर शुड बी इन फेवर। मेजॉरिटी डायरेक्टर आपके फेवर में होने चाहिए जब वोटिंग हो रहा है। तो 10 डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, 6 लोग हां बोले। 70 लोग अपॉइंट अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो बोलेंगे बेटा 35 दूनी 70 होता है, इसका मतलब 36 लोग हां बोले। और बोर्ड मीटिंग के यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है ऑल डायरेक्टर, मैंने साफ वर्ड बोल दिया, ऑल शुड बी इन फेवर। बेटा जनरल मीटिंग में मेरे बालक 3 तरीके का रेजोल्यूशन होता है, एक ऑर्डिनरी, एक स्पेशल और एक यूनानिमस। ऑर्डिनरी सेम, यहां पर मेजॉरिटी मेंबर फेवर में होने चाहिए। मेजॉरिटी मेंबर should be in favor। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब फेवर, बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता 75। मेजोरिटी शुड बी 3/4 मोर देन अगेंस्ट। इसका मतलब अगर टोटल मेंबर 100 हैं तो 100 इंटू 3/4 कितना, 75 यस बोले। 3/4 मोर देन क्या बोलो बेटा, अगेंस्ट। जितने लोग ना कह रहे हैं उसके 3 गुने लोग हां कहें, दिस इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। जितने लोग ना कह रहे हैं उसके 3 गुना लोग क्या बोलो बेटा, हां कहें, दिस इज कॉल्ड क्या बोलो बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन। और लास्ट में यूनानिमस, पता ही आपको है, ऑल मेंबर शुड, ऑल मेंबर शुड बी इन क्या बोलो बेटा, फेवर। सारे मेंबर फेवर में होने चाहिए। शुड आई मूव फर्दर? लेकिन बेटा यहां पर जो सवाल यूनानिमस रेजोल्यूशन का है ना, अगर मैं उसको अलग करूं, किसको अलग करूं बोलो बेटा, वे आवाज नहीं आ रही, किसको, यस अगर मैं यूनानिमस रेजोल्यूशन को अलग करूं तो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोलो बेटा बोर्ड मीटिंग और क्या बोलिए बेटा, बोर्ड मीटिंग में सिर्फ 3 जगह यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है
और जनरल मीटिंग में सिर्फ 2 जगह यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है। याद रखना, एक बात मैं आपको बता दूं, विद्यासल एकेडमी के अलावा आपको यह कंटेंट कहीं और पे नहीं मिलेगा, और अगर कहीं और पे मिला तो समझ लेना वहां पर लॉ पढ़ाने वाला मैं ही हूं। क्योंकि बेटा लक्ष्मीनगर में और भी जगह में पढ़ाता हूं, पता चले किसी बच्चे के नोट्स आपने देख लिया जो मेरे से कहीं और पढ़ता है, और आपने बोला कि देखो भाई ये दिख गया, मैं ही पढ़ाता हूं। आप ढूंढ लेना किसी भी किताब को, किसी भी लेक्चर को, आपको ये कंटेंट कहीं और नहीं दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो बोर्ड मीटिंग में 3 जगह, जनरल मीटिंग में सिर्फ 2 जगह रेजोल्यूशन पास होता है यूनानिमस। बोर्ड मीटिंग में कौन कौन सी जगह पे बेटा? तो एक आपका है सेक्शन नंबर 186, एक है आपका सेक्शन नंबर 203। ये दोनों बेटा सीए फाइनल में पढ़ना है। एक पढ़ना है रूल नंबर 7 ऑफ डिपॉजिट चैप्टर, ये इंटरमीडिएट में पढ़ना है। लेकिन मैं बता तीनों दूंगा, पता चले कोई तुमसे पूछे तो तुम बोल दो कि ये 3 है लेकिन फाइनल में पढ़ना है, तो पता तो बेटा होना ही चाहिए ना। 186 बात करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन। जब भी रिलायंस इंडस्ट्री टाटा से लोन लेगी, इंटर कॉर्पोरेट, एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन ले रही है, तो 100% डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद ही लोन लिया जाएगा। सेक्शन 203 बात करता है जब आप अपॉइंट करोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जब एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, हु इज, जो ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी और कंपनी का, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, क्या बोलो बेटा, अदर कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी है, पता है ना आपको, और विद्यासल एकेडमी मुकेश अंबानी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। याद रखिएगा बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर का पद कंपनी का सबसे उच्चतम पद होता है। कौन सा पद? उच्चतम पद। ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप अपनी कंपनी का सबसे उच्चतम पद पे एक ऐसे बंदे को रख रहे हो जो बंदा ऑलरेडी कहीं और एसोसिएटेड है? 100% डायरेक्टर से अप्रूवल लो। क्या आफत आ गई ऐसी? क्या हमारे देश में मुकेश अंबानी के अलावा इस बिजनेस को संभालने वाला कोई और नहीं है? बोलो हाँ है ना, बिल्कुल है बेटा। तो आप इसमें 100% डायरेक्टर की अप्रूवल लो। और एक होता है डिपॉजिट चैप्टर में रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, ये आपको सीए इंटर में ही पढ़ना है। कितने बच्चे मेरे से डिपॉजिट चैप्टर पढ़ चुके हैं बेटा? यस, 1-2 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, एक बच्चा इवन। तो बेटा आपने डिपॉजिट ट्रस्टी के रिमूवल पे याद करो, 100% अप्रूवल था डायरेक्टर का। याद नहीं होगा बेटा, नोट्स जाके देख लेना। रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। अब ये कौन होता है ये सब मत पूछो बेटा, है तुम्हारे सिलेबस में, मैं बताऊंगा आपको जब डिपॉजिट चैप्टर में चालू करूंगा। जनरल मीटिंग में मेरे बालक सिर्फ 2 जगह पे यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है, एक सेक्शन नंबर 5 और एक सेक्शन नंबर 162। सेक्शन नंबर 5 तुम्हारे सिलेबस में है, इवन तुमने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। एंट्रेंचमेंट क्लॉज, याद आ रहा है क्या? एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन एओए। ईमानदारी से बोलना बेटा, कौन कौन बच्चा पढ़ा हुआ है इसको? एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन एओए। अच्छा चमकाना मत, ईमानदारी से पूछना तो पूछ दूंगा कि बताओ क्या है। ईमानदारी से, एक बच्चा, 2 बच्चा। ओके बेटा, आपने फाउंडेशन कहां से पढ़ा था? भाई नालायक, तो तूने तो पढ़ा ही है, मैं इससे बालक से पूछ रहा हूं। ओके, तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज आपने पढ़ा है ना, जहां पर एओए के अल्टरेशन को टफ कर दिया जाता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अब देख बेटा, ये बात मैंने इसलिए आपसे पूछा ना कि ये फाउंडेशन के सिलेबस में बेटा आप लोग ना मॉड्यूल जाके उठा के देखना, जहां पर एमओए एओए का टॉपिक है ना, वहां पर देखना है कि एंट्रेंचमेंट क्लॉज का टॉपिक है। लेकिन ये बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, बहुत सारे टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन है ये सिलेबस में बेटा, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो आप याद करो, एंट्रेंचमेंट क्लॉज में आपको बताया गया होगा कि 100% मेंबर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। जिन बच्चों को नहीं पता चिंता मत करो, है तुम्हारे सिलेबस में, पढ़ाऊंगा मैं जब मैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर शुरू करूंगा। तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन एओए। और एक है 162, डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ये आपको बेटा फाइनल लेवल पे पढ़ना है, सीए हो चाहे सीए में हो।
डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। इसका क्या मतलब है सर? वेरी सिंपल, मेरे तरफ देखो बेटा। मान लो, ध्यान से सुना, मान लो विद्यासल एकेडमी 15 डायरेक्टर को इकट्ठा अपॉइंट करना चाहती है, इकट्ठा। आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, एक रेजोल्यूशन बनाओ और उसमें सारे डायरेक्टर 15 के नाम दे दो और मेंबर से यस नो करवा लो ना। सेक्शन 162 कहता है 162 कि अगर आपको 15 डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपको 15 रेजोल्यूशन बनाना होगा। नाम है डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, सबको इंडिविजुअली वोटिंग करवाओ। लेकिन अगर कंपनी ये चाहती है कि मैं पूरे 15 डायरेक्टर को एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर दूं, तो पहले आप 100% मेंबर से अप्रूवल लो कि क्या मैं ऐसा करूं ना, और उसके बाद आप उसको इंडिविजुअली अपॉइंट ना करके एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते। इसको कहा जाता है डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, सेक्शन नंबर 162। सारे बच्चे बोलेंगे फटाफट, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो। यूनानिमस रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में कितनी जगह? जनरल मीटिंग में कितनी जगह? जनरल मीटिंग को निपटाओ। सेक्शन कौन सा है? 5 एंट्रेंचमेंट 162 वोटेड इंडिविजुअली। सर बोर्ड मीटिंग में कितनी जगह? 3। पहला 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन, दूसरा 203 एक एमडी को दूसरी जगह अपॉइंट करना चाहो तो, तीसरा डिपॉजिट चैप्टर का रूल नंबर 7 डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव कर। लॉक करें बेटा। जनरल मीटिंग का इंट्रोडक्शन यहां पर हो जाता है, क्या बोलो? और अब तुम तैयार हो चुके हो कि मेरे साथ जनरल मीटिंग चैप्टर को शुरू कर सको। क्या कर सको बोल बेटा? तो यहां पर नेक्स्ट क्लास से मैं आपके साथ इस पूरे चैप्टर का पहला सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 96 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या करूंगा कि जनरल मीटिंग क्या है, एजीएम क्या है, ईजीएम क्या है, एजीएम कौन बुलाता है, ईजीएम कौन बुलाता है, कितने डेज के अंदर बुलाया जाएगा, ये सारी बातें बेटा अब हम लोग ऑफिशियली इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, शुरू। कहां से बोलो बेटा? फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मैं उसमें ना मेंबरशिप वाले चैप्टर अकाउंट सी यहीं पे है क्या? बगल में क्लास ले रहे हैं।